लोकसभा चुनाव की सियासत से जुड़ी दो बड़ी खबरें। आज उत्तर प्रदेश में जहां 25 साल बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठजोड़ हुआ, तो वहीं मायावती और अखिलेश ने केंद्र की सत्ता का घमंड तोड़ देने का दम भरा। वहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन 2019 के लिए हुंकार भरी। बीजेपी अधिवेशन में मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता अपने नाम के लिए नहीं बल्कि देश के लिए काम करता है। मोदी ने कहा कि गठबंधन का ट्रेलर हमने देख लिया है। मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने ये गठबंधन करके गुरु और चेले यानी मोदी और शाह की नींद उड़ा दी है। क्या वाकई में मोदी और शाह की नींद उड़ी है? इसी मुद्दे पर हमारी बड़ी बहस होगी। और हमारे साथ जुड़ गए हैं नवीन कुमार, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, अनिरुद्ध सिंह चंदेल साहब, जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, और उमाकांत रखीड़ा जी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमने कांग्रेस से भी एक प्रतिनिधि मांगा था, लेकिन उन्होंने अपना प्रतिनिधि देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि गठबंधन पर हम कल बात करेंगे और उसी के बाद इससे जुड़ी बहस में आएंगे। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, नींद उड़ गई आपकी? आज सोए नहीं दोपहर में? आप हंस रहे हैं। आप देखिए इतनी गंभीर बात पे, इसीलिए मैं बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को थोड़ी गंभीरता और लेनी चाहिए। दीपक भाई, आपने कहा कि जो है नींद उड़ गई। देश के मेरे अभी भी 65 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको खाने को नहीं है। नींद नहीं उड़ेगी तो क्या करेगा? आपके 4.5 साल के बाद खाने को नहीं है। मैं उसकी आपकी असफलता है कि 4.5 साल बाद आपकी सरकार रही 4 साल 10 महीने और 65 करोड़ लोगों के पास खाने को नहीं है। तो पड़ेगा 65 करोड़ लोगों के पास खाने को नहीं है। मैं आपको सुनना तो पड़ेगा ना। 4 साल 10 महीने में क्या किया? जो कांग्रेस छोड़, हम वही बता रहे, सुनने के थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। 4 करोड़ 4.5 साल में हमने क्या, जो लोग छोड़ के गए थे वही बता रहा हूँ। 65 करोड़ लोग खाने के लिए नहीं थे। नहीं है, आपने कहा नहीं कहा, सुनिए, नहीं है। 65 करोड़ लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। 12 करोड़ लोगों के पास गैस का चूल्हा नहीं था। देश के करीब 80-60 करोड़ से ज्यादा लोगों को बैंक का खाता नहीं था। चूल्हा दे दो तो खाना पक जाएगा। देश के खाली गैस का चूल्हा दे दो तो खाना पक जाएगा। मुझे ये बताइए, खाली गैस का चूल्हा दे दो तो खाना पक जाएगा। 2 करोड़ लोगों के पास देश के, उस समय भी बिजली के दिया तक जिन्होंने नहीं देखा था, बिजली का बल्ब तक, बिजली की रोशनी नहीं थी 2.25 करोड़ लोगों के पास। इस देश के 17 करोड़ लोगों के पास अपना शौचालय नहीं था। वो सरकार ने पूरा किया है। इस सरकार ने उन लोगों को, आप जो भी बोले, मैं तो आपके पहले स्टेटमेंट को मानूंगा। पहले वाले को भी 65 करोड़ लोगों के पास खाने को नहीं है। आप क्या कहेंगे? 65 करोड़ लोगों के पास खाने को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है, कोई कुछ भी कहे, और ये पुरानी सरकारों की देन है, किसी और की नहीं है। कभी कभी कहते हैं ना कि सच कभी न कभी जुबान पे आ जाता है, तो ऐसा ही नवीन जी ने बिल्कुल चरितार्थ को सत्य कर दिया। पूरी बात सुनी नहीं, आप शब्दों को लेकर के चलेंगे ना। मैंने आपसे कहा बीच में पूरी बात, क्या इसी पे खुश हो सकते हैं? साहब ने जो कहा इसी पे खुश हो सकते हैं। मैंने जो कहा इस पे क्यों नहीं बोल रहे? खुश नहीं हो रहे। मैंने कहा कि इस देश का दुर्भाग्य है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग वो गरीबों को बड़ा करके चले गए। नवीन जी, समाजवादी पार्टी के, तो ये सरकार के हिस्सेदार, कांग्रेस के नहीं, सरकार के हिस्सेदार थे। सरकार के हिस्सेदार नहीं रहे, यूपीए के हिस्सेदार कभी नहीं रहे। नवीन अपना जनरल नॉलेज ठीक कर लीजिए। यूपीए 1 और यूपीए 2 दोनों में समाजवादी पार्टी पार्टनर नहीं थी, सरकार में नहीं थी। सरकार ने समर्थन दिया नहीं दिया? सिर्फ न्यूक्लियर डील के वक्त और कभी नहीं। सिर्फ न्यूक्लियर डील के वक्त अमर सिंह को तो यूपीए की मीटिंग से भगा दिया गया था। उमाकांत जी बताएंगे। उमाकांत जी, ये हकीकत है ना कि यूपीए 1 और यूपीए 2 दोनों में समाजवादी पार्टी सरकार का हिस्सा नहीं थी, यूपीए का हिस्सा नहीं थी? देखिए, बिल्कुल वो सरकार में थे, इसमें ये नहीं कह सकते कि यूपीए के हिस्सा नहीं थे। वो यूपीए के में सक्रिय थे किसी न किसी रूप में। और सिर्फ न्यूक्लियर डील के टाइम पे उन्होंने मनमोहन सिंह की मदद की थी, और उससे पहले तो बकायदा डिनर से निकाल दिया गया था अमर सिंह को। बिल्कुल की थी। मुझे पूरा, क्योंकि हम तो डे टू डे उसको कवर करते थे, पूरी न्यूक्लियर डील को, और किस तरह से पासा पलटा समाजवादी पार्टी ने अमर सिंह जी के माध्यम से, और किस तरह से क्या क्या हुआ, और किस तरह से सारे समीकरण बदल गए। और उसका जो नेगेटिव पॉलिटिक्स थी, उस पॉलिटिक्स का नतीजा ये हुआ कि 2009 में जो कम सीटों वाली कांग्रेस पार्टी थी, उसको और ज्यादा सीटें मिली। तो ये एक बड़ा
बड़ा डेवलपमेंट भारत की राजनीति पर में लड़े था तो कि समाजवादी पार्टी से था ना, हाँ। कोई अलायंस तो नहीं था उनका, लड़े तो समाजवादी पार्टी से थे। लेकिन मुझे आप ये बताइए, आज अखिलेश यादव इतने मजबूर हो गए कि उनको मायावती का लिखा हुआ पढ़ना पड़ा। आज उन्होंने पहली बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सटेम्पोर नहीं बोला, मायावती ने जो लिख के दिया था उसको पढ़ा। नहीं, ये गलत है दीपक जी। मायावती जी ने लिख के नहीं दिया कि उन्होंने पढ़ा है ये, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इतने बड़े दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो सतीश चंद्र मिश्रा की ड्राफ्टिंग थी। वो मेरे पास जानकारी नहीं है, आपके पास हो सकती है, मैं बता देता हूं आपको, उन्होंने मायावती का दिया हुआ लिखा पढ़ा नहीं। बट मैं इसको डिनाई करता हूं कि अखिलेश जी ने जो भी पढ़ा वो उनका खुद का विचार था, उन्होंने जो व्यक्त किया, अगर ये जरूर था। मुझे ये बताइए चंदेल साहब, अखिलेश जी लीडर से रीडर कब बन गए? रीडर नहीं, जो पढ़ता है, देखिए पढ़ने तो कोई बुरी बात नहीं पढ़ना, मैं वही पूछ रहा हूँ, वो लीडर से रीडर कैसे बन गए? दीपक जी इतने बड़े प्लेटफॉर्म, मायावती ने उनको लीडर से रीडर बना दिया। बिल्कुल नहीं, लीडर ही रहेगा, और रीड करने में कोई परेशानी नहीं है। अगर लगता है कि पढ़ने से कोई किसी को हर्ज होती है, तो मैं तो आज तक नहीं कहीं पे सुना कि पढ़ने से किसी की मतलब आपकी जो नॉलेज है कम है कि आपकी अंदरूनी तैयारी कमजोर है। जब कन्विक्शन होता है ना आदमी के पास, तो मुंह से अपने आप शब्द निकलते हैं। पढ़ता आदमी वो है जब उसको लगता है कि वो किसी मुद्दे पर गड़बड़ कर जाएगा। दीपक जी, आज देश के दो बड़ी पार्टियों ने एक जो वहां पर ये गठबंधन की बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, देश की दो बड़ी पार्टियां, आप क्या पूरे देश में सरकार बनाने? अरे जहां पे भी है, हम सरकार से आपको फेंकने में, मोदी सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, हम आपको फेंकने की स्थिति में है। अरे आप, हम आपको चंदेल साहब, आप 543 में से मात्र 38 सीटें लड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप इनको उखाड़ फेंकने की स्थिति में। उत्तर प्रदेश ही इनको उखाड़ कर फेंकेगा, और ये बीजेपी के लोगों का अहंकार है जो इस तरह बोलता है। उत्तर प्रदेश की मजबूत और भारतीय जनता जो मजबूर करता है, इनको आपके अध्यक्ष ने कहा था 74 सीटें, न 72 न 73, 74 सीटें। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अभी अंकों का जो वोट का अंक गणित है वो भी समझ नहीं आ रहा है। नहीं दीपक भाई, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, ये चुनाव जो है ना देश के लिए है, सब जानते हैं। और जो ये जो जिन राज्यों की पार्टियां आपस में जो क्षेत्रीय दल हैं, वो जो आपस में समझौता करके लड़ रहे हैं, वो देश के लिए लड़ रहे हैं क्या? ये किसके साथ जा रहे हैं? क्या नीति है, क्या नीति है? ये इन्होंने एक चीज बात करी है कि भाई मोदी का विरोध तो कर रहे हैं, ठीक है, इनसे पूछो कि आप किस आपका घोषणा पत्र क्या है, आपके क्या नीति है जिसके आधार पर पूरा देश चलेगा? ये पूरे देश की बात नहीं कर रहे, सब निकालेंगे, इंतजार कर लीजिए। और उसके बाद ये देश को ब्लैकमेल करने वाले जरा इनसे पूछ लीजिए, देश को घोषणा पत्र पूरा किया क्या? 2014 में जो घोषणा पत्र लेकर आए थे पूरा किया क्या? आप जितनी योजनाएं वहां लेकर आए थे, एक भी अगर घोषणा पत्र का काम पूरा किया होता? पूछ लेते चंदेल साहब, इनसे पूछते हैं ना, आज कांग्रेस कहती है नवीन जी अच्छे दिन आ गए। हाँ बिल्कुल आ गए, अच्छे दिन। हाँ मैं बताता हूँ आप क्या आ गए? अरे साहब मुझे पक्का मजा आ गए, मुझे पक्का पता है नवीन कुमार के अच्छे दिन आ गए। मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आ गए, इस देश अडानी के आ गए, अंबानी के आ गए, हीरो मोदी के आ गए, अच्छे दिन आ गए। इस देश के करोड़ों लोगों के जब जनधन खाते में सीधा पैसा सरकार से चल के सरकार का पैसा 100 पैसे से 100 पैसे उसके खाते में पहुंचा, तो अच्छे दिन आए। इस देश के अंदर जब 7 करोड़ से ज्यादा शौचालय, अरे आपने सब्सिडी दी जो उसका हक है, आपने सब्सिडी दी जो उसका हक है, आपने सब्सिडी दी जो उसका हक है, आपने 15 लाख रुपए डाला, आयुष्मान बीमा, हेल्थ बीमा, आपने 15 लाख रुपए डाला। अच्छे दिन आए हैं। इस देश में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हमने लागू किया, आपने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं किया, आपने लागू नहीं किया। हम बात कर रहे हैं कि जो गठबंधन आज लखनऊ में ऐलान हुआ है एसपी और बीएसपी का, वो एक मजबूत गठबंधन है या फिर मजबूर गठबंधन। हम आपको स्क्रीन दिखाते हैं, अपनी स्क्रीन में देखिए, आप इस तरफ जो है इस तरफ दिखाएंगे हम कि दिल्ली का अपडेट क्या है, और इस तरफ हम दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश का अपडेट क्या है। उमाकांत जी, मेरा सीधा सवाल, आपके हिसाब से ये एक मजबूत गठबंधन है या मजबूर गठबंधन? देखिए, राजनीति एक ऐसी चीज है कि उसमें रोज एक नया पन्ना खुलता है, और नया पन्ना रात होती है, फिर अगले दिन सुबह नया पन्ना खुलता है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये कह रही है कि हम 1993 की तस्वीर को दोबारा चैप्टर को खोलेंगे। मैं एज ए पॉलिटिकल रिपोर्टर, मेरा अपना अनुभव है
कि राजनीति में जो एक बार हो गया है दोबारा घटना वो सेम चीज रिपीट नहीं होती है, वो रद्दोबदल होती है, बदलाव होता है, समय के साथ होता है। जो उस समय पैदा हुआ था वो आज वोटर बना हुआ है। तो ये अभी इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कि किस तरह से ये गठबंधन जमीनी स्तर पर जनता उसको किस ढंग से स्वीकार करती है भी कि नहीं करती है। नंबर एक बात तो ये। नंबर दूसरी बात यह है कि कांग्रेस जो इस गठबंधन से बाहर रखी गई है उसकी जो पॉलिटिक्स है, उसका जो प्लान है बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि 3 जो उपचुनाव पिछले साल हुए थे उन उपचुनाव का नतीजा यह था कि जिन लोगों ने बीजेपी को वोट किया था वो लोग बीजेपी से नाराज हैं। तो वो लोग, सवाल यह कि वो अगर ये गठबंधन, कांग्रेस भी अगर इस गठबंधन में आ जाती तो क्या वो लोग वापस चले जाते, वापस बीजेपी के साथ चले जाते? क्योंकि देखिए, बहुत स्पष्ट बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर बीजेपी का वोटर बीजेपी से नाराज है तो वो मायावती और समाजवादी पार्टी को वोट नहीं डालता। मैंने वो सारी पार्टियां कवर की हैं, उनका जातीय हिसाब किताब अलग है, उनका मिजाज अलग है। और जिस तरह से पिछले 20 वर्षों में जब बीजेपी आई पिछले साल 2017 में, तो जिस तरह से राजपाट उत्तर प्रदेश का चला, एक बड़ा वर्ग, एक समझदार वर्ग जिसको आप कुछ भी कह सकते हैं, वो खुश नहीं था। उसकी परिणति ये हुई कि नहीं, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है, ये एक मजबूत गठबंधन है या एक मजबूर गठबंधन? देखिए इसको मैं मजबूर गठबंधन इसलिए कह सकता हूं कि ये राजनीतिक परिस्थितियों और हालात के हिसाब से, इसके अलावा इन पार्टियों के पास अपने अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं था। इसलिए जो इन्होंने 57% जो पिछले आम चुनाव के हिसाब से इन दोनों के वोटों को मिला लें, इन दोनों की सीटों को मिला लें, तो 57 सीटें ये उत्तर प्रदेश में जीतते हैं। अगर हम पुरानी जो ग्राउंड जो कैलकुलेशन इलेक्शन कमीशन की वोटिंग लिस्ट को के आधार पर अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो, लेकिन क्या उस पैटर्न के आधार पर 2014 में जिस पैटर्न पर वोटिंग हुई उस पैटर्न के आधार पर 2019 में नहीं मानता। 2014 मोदी की लहर थी, अब कितनी लहर बाकी है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। अनिरुद्ध, बड़ा सीधा सवाल, मजबूर गठबंधन लेकर आए हैं आप, क्योंकि अगर आप दोनों गठबंधन नहीं करते तो आपके खुद के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाता। नहीं, संकट हम लोगों के अस्तित्व पे कुछ है नहीं, इससे ज्यादा और क्या खराब होता जो 2014 में खराब हुआ। अगर आप इसको मानते हैं तो 2014 को बार बार अगर रोना रोती है 2017 भी जोड़ दीजिए ना, आप राहुल गांधी के साथ गए थे, क्या हुआ आपका? चलिए अब उसको भी मान लेते हैं, 50 से कम सीटें सर, हम उसको भी मान लेते हैं। अब इससे ज्यादा तो खराब नहीं होना सकता था ना, मगर जिस तरह इस प्रदेश में ज्यादा और खराब हो जाता ना। 5 सीटें भी नहीं मिलती आपको, 5 सीटें मिली वो भी नहीं मिलती। नहीं, ये तो इनको बताना पड़ेगा जो 43 लोगों के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो इनको बताना पड़ेगा, इनको भी इनके पास वही भी उतना ही, उसकी इनकी थाली में उतना बड़ा छेद है। तो अब ये बताइए, मतलब अब ये लड़ाई हो रही, किसकी थाली में कितना बड़ा छेद है? नहीं, ये लड़ाई उसकी लड़ाई हो रही है, देश को बचाने की ये लड़ाई हो रही, नौजवानों के रोजगार की ये लड़ाई हो रही है, जो आज जो किसान परेशान है। अच्छा, मुझे ये लड़ाई हो रही है। 15 लाख आपके अकाउंट में आ गए क्या? देश की 15 लाख आपके अकाउंट में आ गए क्या? बिल्कुल नहीं, सर पूछिए कहाँ है 15 लाख? अरे नवीन जी, मेरे अकाउंट में 15 लाख कब डलवाओगे आप? हाँ, मैं दीपक भाई वही बताने वाला था। नहीं बताओ ना, आप कब डलवाओगे? बताओ, जल्दी बताओ। देश जानना चाहता है 15 लाख कब डलेंगे? वही कि इस देश में जो आपने कहा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि ये बहुत मजबूरी का गठबंधन है। 15 लाख पूछा हूँ मालिक, मैं वही बता 15 लाख कब मिलेंगे? वो सुनिए ना दीपक भाई, देश के हर जवान को जिसकी अस्मिता को बढ़ाया हो, जिसका स्वाभिमान बढ़ा हो, जिससे देश मजबूत हुआ हो, उसको 15 लाख नहीं, सब कुछ पुरानी कहावत है सर। लेकिन मैं बात कहना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हाँ, ये तो 15 लाख कब आएंगे अकाउंट में? कांग्रेस बसपा सपा के लिए है, वो सब समझते हैं। बसपा सपा कांग्रेस जिनके बुरे दिन आए हैं, उनके अच्छे दिन तो हम भी नहीं ला सकते, कोई भी नहीं ला सकता। इनके बेरोजगार हो गए, हम सब जानते हैं सर। बुरे और रंगदारी की दुकान जो चला रखी अमित शाह जी के माथे पे पसीना लग रहा था, इस गठबंधन से लेकर ये बुरे दिन का ही नतीजा है। कोई बात और बता दूं, और जोड़ दूं, जिस तरह अम्बेडकर जी की राह पर चलकर मायावती जी और लोहिया जी की राह पर चलकर अखिलेश जी काम कर रहे हैं देश के लिए, जनता के लिए, और उसका एक उदाहरण यमुना एक्सप्रेस वे प्लस आगरा एक्सप्रेस वे, जिसको तैयार है उसका उद्घाटन करते। सुनिए पहले मेरी बात, सुन लीजिए। और मायावती जी प्लस अखिलेश, मतलब लाल किला दूर नहीं, आप लोगों का सुपड़ा साफ है यहाँ से। अच्छा, तो हो गया आपका अहंकार पूरा। मेरी बात नहीं है, कोई आप लोगों को आईना दिखाने की बात कर रहा हूं। तो आईना कभी खुद भी देख लिया, हम लोग देख रहे हैं। अरे हाँ, अच्छी बात है, देखना चाहिए। देख रहे हैं। मेरा कहना यह है कि आप कह रहे हैं कि हमने क्या किया, और आपने उत्तर प्रदेश के अंदर
आप अब 38 सीटों पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, फिर अपने से भी कुछ सीटें किसी और दूसरे दल को देने की बात कर रहे हैं, तो आप उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कि 10, 20, 25 ये अलायंस कर रहे हैं। आपने अलायंस नहीं किया था क्या 2014 के चुनाव में? मुझे बताओ ना। बिल्कुल आपने अलायंस किया था 2014 के चुनाव में? आपने क्यों किया? आपकी भी मजबूरी का गठबंधन था, आपकी भी मजबूरी का गठबंधन था। एक एक करके 12 हमारे पास ज्यादा है। आप सुनिए भैया, जवाब सवाल क्या, जवाब भी तो सुनने की क्षमता रखिए ना। अब जो है आपने कहा हमने धीमी गति का समाचार मत समझिए, हमने गठबंधन किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, उसने पूरे सभी राज्यों में गठबंधन किया। बड़ी पार्टी होने के बाद बड़ी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बना है और घोषित प्रधानमंत्री बना। पहले प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया एनडीए ने, उसकी लीडरशिप में हमने चुनाव लड़ा, पहली बात। दूसरी बात नहीं होता था, क्या दिक्कत है? मैं नंबर यही तो समस्या है। मेरी बात सुन लीजिए ना, 67 सीटें थी, क्या बात है? 67 सीटें थी मायावती के पास। एक मिनट, बात सुन लीजिए। 67 सीटें थी, पुरानी बात में जब आप और मैं दोनों पत्रकार थे। 67 सीटें थी मायावती के पास, पुरानी बात आपने उनको मुख्यमंत्री बनाया था 1995 में गेस्ट हाउस कांड के बाद। मैं कहा नहीं था, मेरी बात तो जब लॉटरी लगती है ना तो किसी की भी लग सकती है, यही तो बात है। और मायावती की लॉटरी लगाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका बीजेपी की रही है, इससे इनकार मत करिए। अगर आप कहते हैं कि दलितों को हमने सम्मान दिया तो मैं मानता हूं, हमने तो दिया ही, सदा सबको सम्मान दिया। लेकिन मेरी बात सुनिए, मेरा कहना यह है कि आपने कहा कि हमने गठबंधन किया, हमने गठबंधन से चुनाव लड़ा, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। लेकिन चुनाव लड़ने के बाद, बड़ी पार्टी बनने के बाद, एब्सोल्यूट मेजोरिटी होने के बाद गठबंधन का धर्म निभाया, सबको साथ लेकर के चले। कांग्रेस आज बड़ी पार्टी है देश की, सुनिए मेरी बात। वो उसका गठबंधन किन राज्यों में? और जो उसने कहा कि जिसका पार्टी, जो पार्टी बड़ी है, बड़ी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनेगा। अरे अपनी कहीं मत जाओ, कर्नाटक में देखो, कर्नाटक में कांग्रेस बड़ी पार्टी, रोज रोता है मुख्यमंत्री। आपको चलो ओम प्रकाश राजभर को छोड़ दो, अनुप्रिया पटेल को जानते हैं? हमारे राज्य, हमारी अलायंस में मंत्री भी है केंद्र के अंदर। अभी हाल में मिर्जापुर के पास में, बनारस के पास में जब मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ था तो आपकी स्वास्थ्य मंत्री उस कार्यक्रम में नहीं गई थी। ये तो आपका गठबंधन धर्म है, ये ट्रीट करते हैं आप अपने एलाइस को। अब इसका जवाब दे दीजिए कि आपकी खुद की स्वास्थ्य मंत्री मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन में क्यों नहीं गई थी? इतनी नाराज थी। अगर दीपक जी कोई, अगर दीपक जी नहीं, जवाब दीजिए। मैं वही कह रहा हूं, अगर कोई मेरा, हमारे सरकार का कोई सहयोगी किसी कार्यक्रम में नहीं जाता उसका तो गठबंधन टूट गया। वही उन्होंने टूटा नहीं, अभी लोकसभा में टूटा नहीं, ये बताता है कि हमने सम्मान दिया। सम्मान के बारे में अभी कहीं मजबूत 4 दिन पहले अनुप्रिया पटेल जी ने, जिसकी आप चिंता कर रहे हैं, उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर के जो स्पीच दी थी, सुनी थी आपने? क्या उन्होंने आपके बारे में क्या बताया था? समझ नहीं आया मेरे बारे में? नहीं, मैं सपा बसपा की बात कर रहा हूँ। आप कहो भाई साहब, मैं माफ कीजिए दीपक भाई, मैं तो बीच में वो बोल रहे थे, उनको जवाब दे रहा हूँ। प्रिया पटेल के बारे में उन्होंने कहा, तो जो लोकसभा में खड़े होकर के उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी और बसपा के बारे में, कांग्रेस के बारे में, विपक्षी दलों के बारे में, तब कान में तेल नहीं डाला था क्या? क्यों भाई? आपने क्या कहा? मेरा कहना ये है कि आप हमारे गठबंधन की चिंता मत करो। हमारे क्यों? आप मुझे बताओ, दोनों का गठबंधन मजबूरी का गठबंधन है और देश की जनता भी इस बात को समझती है। दीपक जी, हमारे गठबंधन में हर राज्य के अंदर भाजपा ने गठबंधन किया है, बड़ी पार्टी है, सबको साथ लेकर के चल रही है। लेकिन मुझे ये बताइए कि दूसरी पार्टी कौन सी है? सपा बसपा किस राज्यों में चुनाव लड़ रही हो? सपा बसपा कहती है हम हटाकर के प्रधानमंत्री, कहां से बनाएंगे प्रधानमंत्री? आपकी नीति क्या? एनडीए की नीति, एनडीए का घोषणा आप भूल गए? टीडीपी की बात कर रहे हो आप? जीतन राम मांझी को भूल गए? अभी आपको समझ नहीं आया? अभी आपको समझ नहीं आया टीडीपी और कांग्रेस का क्या हुआ तेलंगाना में? हमारा क्या हाल हुआ? आप हमसे पूछ रहे हैं, ख्याल रखिए। जिसको साथ भारतीय जनता पार्टी का ख्याल सोचिए, उसका क्या होने वाला है? रखेंगे ना, आपका ख्याल रखेंगे ना? हमारा ख्याल तो नहीं हमें छोड़ दीजिए। हमारा हमें 130 करोड़ नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का ख्याल 130 करोड़ लोग बताइए, उनको बताइए, आप बताइए आपका नीति क्या है? देश को चलाएगा तो वो नेतृत्व कौन सा है? अच्छा, नीयत कौन सी है? मुद्दे का आप हमसे बात कर रहे हैं। मुझे एक मुद्दे का सवाल, जाटव और यादव, इनकी ट्रेडिशनल
जातिगत फाइट रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। मुस्लिम और दलित आप मिल सकते हैं कभी भी जीवन भर? आप कभी नहीं मुझे- मिल सकते। आप मुझे ये बताइए भाई, मुस्लिम दलित का तो कॉम्बिनेशन है मायावती का। नहीं, क्या ऐसी बात नहीं क्यों मिल करते हो? सकते? कारण मुस्लिम नहीं- दलित मैं- एक साथ भाई, वोट करते हैं बड़े- मायावती बड़े को। जिम्मेदारी से मुस्लिम बताता हूं दलित मैं एक साथ वोट कि करते हैं। दलित कभी जो भी मुस्लिम के साथ इसलिए प्रॉब्लम नहीं है जा वो सकता जाट और जाटों क्योंकि का है, मुगलों और ने जाटों और दलित यादव का है। धर्म मुझे ये परिवर्तन नहीं किया, बताइए, उनको दलित बनाया। मुझे ये और बताइए, यही कारण मुझे ये है दुश्मनी बताइए, का। आप इस डिफिकल्ट सोशल इक्वेशन को कैसे हैंडल करेंगे? भाई हमारे साथ आज जाटो भी है, दलित भी है, पिछड़ा भी है, अगड़ा भी है। आप जो जातिगत राजनीति भारतीय जनता आप पार्टी कह रहे हो आपके साथ सब किसी के साथ बिल्कुल कुछ नहीं सब है, नौजवान यार, है, आपके साथ कोई नहीं है। अरे आपकी पार्टी दुकान चलाने वाले लोग भी आपके साथ आपकी नहीं है, पार्टी तोड़ने लगे हैं, तोड़ने का आपकी काम कर रहे हैं। पार्टी जिस तरह 20% से कम भारतीय जनता पार्टी है। सरकार तोड़ने का काम किया है, बीजेपी ने देश को तोड़ने का काम किया है, जातियों को लड़ाने का काम किया है। चलिए, हिंदुस्तान का भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सब ये कांग्रेस ही तो ऐसी ये बहस चलती रहेगी, क्योंकि आज तो आगाज हुआ है, अंजाम क्या होगा ये देखना अभी बाकी है। लेकिन एक बात तय है कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के साथ आने के बाद वहां की चुनावी राजनीति बहुत ज्यादा गर्मा गई है, और गर्माने के साथ साथ उसमें अनिश्चितता के बादल भी मंडराने लगे हैं कि 2014 जैसा परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी इस नई परिस्थितियों में क्या एक बार फिर से दोहरा पाएगी। हमारी इस खास बहस में आज के लिए इतना ही।